हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नया चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम जानने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला शैली। काफी सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। और देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वापस बोलूंगी कि जब आप आर्ट एंड कल्चर के इन एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे फैक्चुअल टर्म्स आएंगे जो आपको रटने ही होंगे, मतलब याद ही करने होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई कंसेप्ट जैसी चीज नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ आर्ट्स के बारे में डिस्कस करा था, जहां पर हमने गुजरात में, राजस्थान में पनपते हुए स्पेसिफिक आर्ट के बारे में डिस्कस करा था। मुगल्स के आने के पहले वाला जो आर्ट हमें दिखाई देता है, पाल शैली के बारे में जाना था। तो बेसिकली आपको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब इनसे रिलेटेड कोई टर्म पूछे तो आप फंसे ना। ठीक है, आपको बेसिक जो हल्की सी नॉलेज है वो होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, सारे फैक्ट्स को आप याद नहीं कर सकते, उसको कोई अलग सा तरीका नहीं कि कोई कंसेप्ट आपको समझा दिया जाएगा। कला है, कला के बारे में ये बताया जाएगा, इस तरह की आकृतियां होती थी, इस तरह से वो केरा जाता था, इस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था, उनके अंगों को सुडौल रूप से दर्शाया जाता था या नहीं दर्शाया जाता था, बस यही। और ये बहुत फैक्चुअल टाइप की चीजें हैं, तो इसको एक तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज देना होगा, और रिवीजन करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा एक हर एक सेक्शन के बारे में आपके दिमाग में कुछ कंटेंट होना चाहिए, बस हल्का हल्का आपको उसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको ऐसा ना लगे कि कभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप इजीली एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसको कर सकते हैं। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस में स्पेसिफिक फैक्ट नहीं पूछता है, वो आर्ट एंड कल्चर में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो बेसिकली कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। तो वहां पर आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपने एंशियंट अच्छे से पढ़ा है, आपने मिडेवल अच्छे से पढ़ा है, तो आप चेंजेस को दिखाएंगे। वहां पे चेंजेस पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे प्रिपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख लीजिए, वहां से पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप और अच्छे से इनके बारे में वहां से समझ विकसित कर सकते हैं। अपने आप को देख लीजिए, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर हो गया, आपके पास कितना समय है और आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप वर्किंग है, आप बहुत टाइम नहीं दे सकते, 3-4 घंटे पढ़ेंगे, तो आप लंबे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आप अपने समय का सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इस साल 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत पास है, आ चुका है। तो आप में से जो भी बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, प्लीज मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, हमें कुछ समझ नहीं आता है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समझने का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ हम एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये कि कभी भी किसी भी टीचर के पढ़ाने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए। एग्जाम होगा नहीं होगा, लटकने वाले हो, पास होने वाले, फेल होने वाले हो, ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अदरवाइज कोई भी बोल देता है कि हाँ भाई मेरे पास आ जाओ, हम यूपीएससी क्रैक करा देंगे। नहीं, केवल हम आपकी गाइडेंस का एक सोर्स है। हम इस ओपन प्लेटफॉर्म पर आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू आपको देकर जाते हैं, इसके बाद से सारी मेहनत आपकी रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस करना, ये सब आपका काम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास लेते हैं उससे आपका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है, फिर जाके इमीडिएटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्या इस चैप्टर को करने के बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस देखिए, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि अच्छा, जो हमने पढ़ा है इससे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो हमारा सॉल्यूशन कैसे निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्टोरी पढ़ ली है, वो उस पर हमारा अच्छे से कमांड बन गया है, लेकिन जब हम उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट आपको कुछ परोसता नहीं है, तो जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तब हमारा वो एक क्रिटिकल जो एनालिसिस वाला एनालिसिस का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो तब होता है जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके का एक मॉक टेस्ट हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होगा, ऑल इंडिया रैंक वगैरह शो किया जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, मैं कराऊंगी। पहले तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि मैं आपका सिलेबस कवर कराऊं। ठीक है, तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही गोल दिखाई दे रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कवर कराऊं,
फरवरी तक अगर हमारा सिलेबस हो जा रहा है तो फिर मार्च अप्रैल हमारे पास टाइम है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने लग जाऊँ, सिलेबस पूरा नहीं रहेगा, आधा अधूरा रहेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं चैप्टर को जितना छोटे से छोटा हो सके एक समरी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करूं, डिलीवर करूं, ताकि आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। जब आप उसे बुक से पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आए। दूसरा, क्वेश्चंस को मैं अभी इसलिए रोक रही हूं क्योंकि सिलेबस करना बहुत जरूरी है। अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, हमारा मिडेवल जो है मिड में आ चुका है, आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगा। आई थिंक फरवरी मिड तक खत्म हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो एक बार हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, फिर हमारे पास समय बचता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा अच्छे से करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लगवा दूंगी। लेकिन पहले सबसे बड़ा टास्क है कि सिलेबस टाइम से पूरा हो, ताकि आपको रिवीजन के लिए कम से कम 2 महीने का समय मिल जाए। और लास्ट तक अगर आप सिलेबस ही कवर करते रहोगे तो कैसे रिवाइज करोगे, है ना। तो ये पूरा डिटेल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक देखिए और जाकर इसे ज्वाइन करिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाते रहिए, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। ये भी चैप्टर कुछ इसी टाइप का, बहुत सारा इसमें फैक्ट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हर एक जगह हमें जिद नहीं दिखाना है कि भाई हमको इसको बिल्कुल रट डालना है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, यूपीएससी आपको सिलेबस की कमी नहीं कर रहा है, इतना कंटेंट है जो आपको याद करना है। तो हम 100 में से कोई एक स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कोई बच्चा नहीं करके आने वाला है और उसको हम ईगो पे ले ले, नहीं जी नहीं हम तो करके आएंगे, हम एक एक पॉइंट याद करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। इससे क्या होगा कि आप पीछे हो जाओगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए, कुछ ईगो पे नहीं लेना है। दूसरा, रिसर्च नहीं करना है। और ये ध्यान रखिए, ऐसी कौन सी चीजें जो कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो आप, और बहुत कॉमन सा है कि उसको कोई करके आने वाला नहीं है, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी बुक्स पर रखिए, एक बेसिक नॉलेज रखिए, ताकि जो क्वेश्चन कोई बच्चा करके आ रहा है वो तो आपसे ना छूटे, आप कट ऑफ क्लियर करने या मेंस में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में हो। ठीक है, तो स्मार्टली हमको डील करना है, कुछ भी हमको ईगो पर लेकर नहीं जाना है। और जब भी कोई चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में नहीं आता है तो आपको उसको दोबारा पढ़ना है, फिर समझ में नहीं आया तो तीसरी बार पढ़ना है, डेफिनेटली फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो कई बार कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें एक बार में समझ नहीं आता तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। ठीक है, चलो इसी तरीके का ये भी हमारा चैप्टर है, बहुत सारा इसमें फैक्ट है। बेसिकली ये राजस्थान का जो, राजस्थान या उसके आसपास का जो क्षेत्र था, मालवा आसपास का क्षेत्र, वहां पर जिस तरीके का आर्ट फ्लोरिस्ड हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके पैरेलली हमें मुगल्स भी दिखाई दे रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि मुगल्स के पैरेलल बहुत सारे राजपूताना हमें स्टेट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्पेशली इसको बोल रहा है राजस्थानी चित्रकला शैली, क्योंकि राइटर अलग से हाईलाइट करना चाहता था ये मुगल्स की शैली में ऐड ना हो जाए, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय शैली थी जिसका समय के साथ धीरे धीरे विकास हुआ था। ये बहुत डिफरेंट टाइप का एक कला शैली दिखाई देता है। और इवन राजस्थान में भी अलग अलग शैलियां हमें दिखती हैं। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो राजस्थान एक राज्य में ये जो शैलियां हैं एक दूसरे से बहुत दूरी पर विकसित नहीं हुई है। डिस्टेंस वाइज देखें तो बहुत पास पास है, लेकिन इनमें हमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, कि इस शैली में ये स्पेसिफिक चीज दिखाई दे रही, इस शैली में ये स्पेसिफिक चीजें दिखाई दे रही हैं। तो वही सब राइटर ने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है और दर्शाया कि ये मुगल कला शैली जो थी उससे डिफरेंट थी। ओके, हालांकि आगे चल के इनका प्रभाव मुगल्स की शैली पर पड़ेगा, मुगल शैली का प्रभाव इन पर पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन ये स्पेसिफिक एक कला शैली है जिसको राजस्थान राजपूताना कला शैली के नाम से जाना जा रहा है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हम याद रख सकते हैं, मैं उतना यहाँ पर आपको डिलीवर करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। क्या बोलता है राइटर, राइटर बोल रहा है राजस्थान चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो मुख्य रूप से राजस्थान, वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्य ठिकानों में फैली हुई थी। जैसे यहां पर बात कर रहा है कि ये जो राजस्थान चित्रकला शैली है इसका हमें विकास कहां दिखाई देता है। तो राइटर बोलता है कि राजस्थान चित्रकला शैली, इसका विकास हमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में दिखाई देता है। कहां कहां पर, एक तो नाम से ही पता लग रहा है राजस्थान वाले क्षेत्र में, इसके बाद बोल रहा है
कि मध्य प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस है, वहां पर हमें ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, राजस्थान। इसके पैरेलली ये वाला पूरा रीजन क्या कहता है, मध्य प्रदेश। इधर आपका क्या आ जा रहा है, गुजरात आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है ना, इनके लगते हुए कुछ क्षेत्रों में हमें इस चित्रकला शैली का विकास दिखाई देता है, ठीक है। ये जब शैली विकसित होती है तो इसके पैरेलल यहाँ पर हमें मुगल्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिक वो कौन कौन से क्षेत्र उसका नाम हाईलाइट कर रहा है, जैसे मेवाड़ राजस्थान में है, बूंदी है, कोटा है, जयपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, जोधपुर, मालवा, सिरोही, ऐसी प्रमुख रियासतें हैं। रियासतों का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट छोटे छोटे हमें राजपुताना स्टेट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम रियासत कहते हैं, जहां पर राजा रूल करते थे, ठीक है। तो ऐसे ये छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे मेवाड़ की रियासत, वहां पर वहां के राजाओं ने कला को संरक्षण दिया और एक नई प्रकार की कला का विकास हुआ। इसी तरह बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और बहुत सारे हमें इसमें डिफरेंस भी दिखाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम देखते हुए आगे चलेंगे। 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस शैली का विकास हुआ। तो ये जिस शैली की बात कर रहा है, इस शैली का अगर हम राजस्थानी चित्रकला शैली, इसका टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, इसका टाइम पीरियड बोल रहा है कि हमें दिखाई देता है 16th सेंचुरी के मिड से 19th सेंचुरी का जो मिड वाला रीजन है या इनिशियल फेज है। 16वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1500 की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक यानी कि 1800 की बात कर रहा है। बोल रहे ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमें इस शैली का विकास होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया, क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक और संरक्षक राजपूत थे। यानी ये जिस भी क्षेत्र की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों पर जो रूल करने वाले थे वो खुद कौन थे, राजपूत थे। तो इसी वजह से ये जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसको एक और नाम से जाना गया, किस नाम से, राजपूत शैली के नाम से जाना गया, क्योंकि ये सारी रियासतें जिनकी थी, जिन राजाओं की थी, और उन राजाओं ने इन कलाकारों को संरक्षण दिया, जिनके संरक्षण की वजह से राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो इस वजह से इस शैली को राजपूत शैली कहते हैं। राजपूत शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि राजपूताना या राजपूत ही थे जो वहां पर रूल कर रहे थे उन सभी रियासतों में। राजस्थानी चित्रकला शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर इसका विकास हुआ, कहां पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो ज्योग्राफिकली लोकेशन की वजह से ये नाम पड़ा, कौन रूल कर रहे थे उस पे, उसकी वजह से राजपूत शैली या राजपूताना शैली का नाम इसका पड़ता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने इसका नामकरण इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे मुगल चित्रकला शैली से ये अलग दिखे, ठीक है। उसी समय मुगल चित्रकला शैली का भी विकास हो रहा था, तो ये उसमें काउंट ना करी जाए, ठीक है। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली और भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है, को भी उन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत ही रखा। देखो ये इनिशियली बात कर रहा है, बाद में हमें दो शैलियों के नाम सुनाई देंगे, एक तो राजपूताना शैली, दूसरा पहाड़ी शैली। बोल रहे इनिशियली क्या करते हैं, ये जो भी आपका मालवा वाला क्षेत्र है, मध्य भारत की जितनी रियासतें हैं, और थोड़ा सा उत्तर चले जाओ, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, यहां पर बोल रहा है कि थोड़ा सा आप उत्तर उत्तर पश्चिम में चले जाइए इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी रियासतें थी, उन पहाड़ी क्षेत्रों की भी जो शैली थी, उसको उन्होंने राजस्थानी या राजपूताना शैली के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था। हालांकि बाद में उसको अलग काउंट किया जाएगा, पहाड़ी शैली में पढ़ा जाएगा, इसको राजपूताना शैली में पढ़ा जाएगा, लेकिन इनिशियली राजपूताना शैली में इन सबको ऐड कर लिया गया था, ठीक है। जहां मुगलों के आने से पूर्व एक स्वदेशी परंपरा चली आ रही थी, किसकी, चित्रण की। मुगल्स आए हैं, चित्रकला का जो तब विकास होगा, उसके पहले ही स्वदेशी रूप से, क्षेत्रीय रूप से यहाँ पर जिस कला का विकास हो रहा था, उसको अलग से
डिफाइन करने के लिए इस नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद भारतीय चित्रकला के बारे में काफी शोध हुए और समय के साथ राजपूत शैली शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया और उसके स्थान पे राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली शब्दों का प्रयोग हुआ। तो इनिशियली इस पूरी शैली के लिए राजपूत शैली टर्म का यूज किया जा रहा था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे शोध होगा, एक्सपेरिमेंट होंगे, रिसर्च होगा, फिर पाया गया इनमें वेरिएशंस, तो फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। राजस्थान मध्य प्रदेश वाली शैली को राजस्थानी शैली कहा गया और जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की शैलियां थी उसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया, यानी दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। यद्यपि इन शैलियों में भी भौगोलिक दूरी बहुत कम है, लेकिन उत्पत्ति, विकास व शैली में सशक्त रेखांकन, रंगों की वरीयता, संयोजन के तत्व जैसे वास्तु, मानव आकृति, प्रकृति, अंकन की तकनीक, प्रकृतिवाद के लिए आकर्षण, वर्णन की विधि में बहुत ज्यादा अंतर परिलक्षित होता है और इन्हीं विशेषताओं के कारण ये अपनी एक दूसरे से अलग पहचान बनाती हैं। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी इसको एक अलग कला शैली के रूप में इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि जब रिसर्च कर रहे हो आप और इन दोनों जगह के चित्रकलाओं को आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। किस तरह के कलर्स का प्रयोग हुआ है, किस तरह की आकृति दिखाई गई है, किस तरह के चित्र बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको वर्णित किया जा रहा है, ये सारी जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहे हैं इसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सभी के समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चित्रों का निर्माण सामान्यतः वसली पर किया जाता था। अब बोल रहा है कि ये जो कला शैली है ना, इसमें हमें दिखाई देता है चित्र निर्माण वसली पे किया जाता था। अब वसली क्या होता है? चित्र निर्माण वसली, वसली बेसिकली एक प्रकार से बेस का काम करता था और बनाया कैसे जाता था? जो कागज होते थे, एक कागज पे दूसरी कागज को चिपकाया जाता था, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से 1 बाय 1 लेयर जो है बनाया जाता था। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता था ना, उसको क्या कहा जाता था? वसली कहा जाता था। तो चित्र सामान्यतः वसली पर बनाए जाते थे। वसली बनाना अपनी एक तकनीक थी जिसमें कागज के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार कर ली जाती थी और इस पर काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। ठीक है, तो पहले बेस बनाया जाता था और वो बेस को वसली कहते थे। कैसे उसका फॉर्मेशन होता है वो हमें पता लग गया। ठीक है, इस कला शैली में दूसरा, फिर इस पर रेखांकन, मतलब अब कोई आप आकृति बना रहे हो, है ना, कोई सीन दिखा रहे हो, तो बेसिकली वो जो आकृतियां बनाई जाती थी वो रेखांकन किससे होता था? तो बोल रहा है काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। रंग मुख्यतः प्रकृति से प्राप्त खनिज पदार्थ व बहुमूल्य धातु के होते थे, यानी बहुत ही नेचुरल कलर्स का यूज करते थे और साथ में ये बहुमूल्य धातु जैसे सोना है, चांदी है, इस तरह के धातु के जो पाउडर होते थे, उन पाउडर्स को पानी में मिला के गोल्डन कलर, सिल्वर कलर ये यूज कर रहे हैं। तो जो इनके द्वारा कलर्स यूज किए जा रहे हैं, एक तो वो नेचुरल कलर हैं या फिर मिनरल्स जो हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उनके कलर्स बनाकर इनके द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चित्र निर्माण में वसली का प्रयोग होता था और काले व भूरे रंगों से रेखांकन, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब इतना इतना भी आपको याद है ना तो बहुत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, रंगों से रेखांकन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या बोला अभी आपका? कलर्स का बता रहा है। तो किस तरह के रंग का प्रयोग होता था? प्राकृतिक व धातु से बने या बहुमूल्य धातु, इसको करते हैं बहुमूल्य धातु, वह बहुमूल्य धातु से बने रंगों का प्रयोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये हमने स्पेसिफिक कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी 1 बाय 1 और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, डिटेल से जाएगा। बोल रहा है कि जो
जो भी बहुमूल्य धातु होती थी उसको पाउडर होता था उसमें गोंद मिलाकर उसको बेसिकली कलर किया जाता था। ऊंट या गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता था। भाई कलर करेंगे तो किस तरह से ब्रश बनाएंगे, तो बोल रहा है कि ऊंट और गिलहरी के बालों का प्रयोग करते थे। सब लिखवाने का नहीं है जरूरत। चित्रण कार्य पूरे होने पे अगेट पत्थर से उसे उसकी क्या की जाती थी, ओके चित्रण का कार्य पूरा होने पे अगेट पत्थर से उसकी रगड़ा या घुटाई की जाती थी, जिससे चित्र की ऊपरी सतह समतल, चमकदार और ओजपूर्ण हो जाती थी। आप सभी ने घर में वार्निश देखा होगा, करते हैं हम लकड़ी पे चमक लाने के लिए। तो बस ऐसा ही बोल रहा है कि जब पूरा का पूरा ये चित्र वगैरह बन जाता था उसके बाद उसकी घिसाई की जाती थी ताकि उसमें एक अलग तरीके की शाइनिंग आ जाए और ऊपरी सतह समतल हो जाए, चमकदार हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉमन हमें दिखाई देता है इस राजस्थानी कला शैली में कि किस तरह से चित्रों को उकेरा जाता था। वसली फिर काले भूरे रंग से उस पर रेखांकन किया जा रहा है, आकृतियां उकेरी जा रही हैं, उस पर नेचुरल कलर का यूज किया जा रहा है। जो मिनरल्स हैं या फिर जो बहुमूल्य धातु हैं, मेटल्स हैं, उनके कलर्स का उसमें प्रयोग किया जा रहा है। ब्रश किस तरीके से बनाए जा रहे हैं और फिर लास्ट में उसको अंतिम रूप से कैसे चमक लाने के लिए घिसाई की जा रही है। ठीक है, चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता था जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था। तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाई देती है, कुशल कलाकार द्वारा नेतृत्व। अब देखो इनकी जो ये राजस्थानी चित्रकला शैली है ना, इसमें हमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाई दी कि सबसे पहले जो आकृति उकेरी जाती थी ना, वो उनका जो नेतृत्व करता होता था, मतलब बहुत सारे कलाकार होंगे, उनमें जो हेड होता था वो जनरली वो आकृतियां उकेरता था। ठीक है, इनिशियली इनिशिएट वही करता था और फिर उसमें स्पेसिफिक छोटे छोटे काम जो है बाकी कलाकारों को दे दिया जाता था। तुम कलर भरो, तुम इसमें घिसाई का काम करो। समझ में आ रहा है? तो वो यहाँ पर बता रहा है राइटर कि चित्रकला इस समय एक सामूहिक काम होता था, इंडिविजुअल कोई नहीं बनाता था, कुशल कलाकार द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता था और फिर सामूहिक रूप से चित्र का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इस कला शैली में एक यूनिक चीज दिखाई दी कि सामूहिक रूप से या सामूहिक कार्य होता था चित्रों का निर्माण। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है जो आरंभिक रेखांकन का काम कौन करता था, एक कुशल दक्ष कलाकार जो उनका नेतृत्व करता था। तत्पश्चात रंग, छवि चित्रण, वास्तु, भूदृश्य मतलब बैकग्राउंड कैसा होगा, नेचर का कौन सा पार्ट हमें यहाँ पर दिखाना है, पशु पक्षी बनाने में निपुण उसके शिष्य और दक्ष कलाकार अपना अपना कार्य पूरा करते थे। तो एक प्रोजेक्ट जैसे ये लोग काम को लेते थे और बहुत मिलजुल कर एक चित्र को उकेरा जाता था। ठीक है, और सभी को वो काम दिया जाता था जिस काम में वो दक्ष हुआ करते थे। अंत में प्रधान कलाकार चित्र को अंतिम रूप देता था। सुलेखक निर्धारित स्थान पर संबंधित श्लोक या पद लिखता था। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है कि हर एक चित्रकला में हम क्या देखते हैं, सुलेख देखते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कोई चित्र अभी आप देखोगे राजस्थानी आर्ट का, ये तो यहाँ पर नीचे पूरा चित्र है और ऊपर यहाँ पे बेस दे दिया है और इस पे कुछ स्पेसिफिक कलर कर दिया है, ब्राइट कलर जैसे येलो कलर, कुछ इस तरह का। जब पूरा चित्र बन जाता था, उस चित्र के बनने के बाद जो सुलेखक होता था वो सुंदर 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 उस पे कुछ लिखता था उस चित्र के बारे में या जिस भी घटना का उन्होंने वर्णन किया चित्र के माध्यम से उसके बारे में। तो ये बेसिकली कॉमन प्रोसेस है जो हमें दिखाई देता था। अब बोल रहा है चित्रकला के विषय, यहाँ पर आपको एक समीक्षा देने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम और उत्तर व मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। इस समय के जो भी कला आपको दिखाई देती है स्पेसिफिक इस जगह पर, इस कला में किस चीज का वर्णन हो रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी कोई चित्रकार चित्र उकेरता है तो किसी चीज के बारे में बता रहा होगा ना, कुछ तो दर्शा रहा होगा। जैसे अभी आप एडिटोरियल देखें द हिंदू वगैरह पे, वहां पे एडिटोरियल में कुछ एक्सप्लेन करा जा रहा है तो उसको एक पिक्चर से भी दर्शाया जाता है। ठीक है,
जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि राम जी को स्थापित किया गया मंदिर में, तो कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें जो चित्रकार थे उन्होंने उनके पैर पे, मतलब उनके चलते हुए पैर दिखाए, स्पेसिफिक डेट जो है ईयर मेंशन किया हुआ है, जो जिसको देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि ओ इस टाइम से इस टाइम तक की ये जो जर्नी है वो दिखा रहे हैं, या फिर दर्शाने की कोशिश करें कि इतना समय लगा। तो जो चित्रकार होता है ना, वो अब चित्र के माध्यम से कुछ बता रहा होता है। यहाँ पर यही बताया कि बेसिकली चित्र क्या हाईलाइट कर रहे थे, किस चीज पर बनाए जा रहे थे। तो हमें दिखाई देता है कि इस टाइम पीरियड पे, ये जिस समय की बात कर रहा है 16 से लेके 19 सेंचुरी एडी का इनिशियल वाला फेज, बोल रहे ये वो टाइम पीरियड था जब हमें भारत का पश्चिमी हिस्सा, इस वाले हिस्से में क्या दिखाई देता है, भक्ति आंदोलन दिखाई देता है। अभी तक हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, आगे हमारे चैप्टर में आएगा मिडेवल में, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन, बेसिकली या भक्ति या सूफी जो संत होते थे ये क्या करते थे, ये ईश्वर की आराधना करते थे, लेकिन इनके ईश्वर के आराधना करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता था। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वैदिक टाइम पीरियड के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, मिडेवल फेज में हम इस्लाम के बारे में देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी हमने देखा। तो ये सभी जितने भी धर्म दिखाई दे रहे थे, इनके इस मोड में हम क्या देखते हैं कि ये लोग किस तरीके की पूजा, उसमें कुछ एक व्यवस्था होती है, कोई एक रिचुअल होता है कि इस तरीके से हमें ईश्वर को या जो भी भगवान है या कोई भी हमारी पावर है उसकी आराधना करनी है। भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन में ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं थी। ये ईश्वर का कोई आकार रूप की भी पूजा नहीं करते थे। बेसिकली ये खुश होके नाच के गा के ईश्वर का जो निराकार रूप होता है, मतलब निर्गुण, जिसको सॉरी निराकार रूप जिसको आप कोई रूप नहीं देते हैं, ऐसे रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं। और कैसे, मतलब बिल्कुल खुशी से इजहार करते हैं, और वो ईश्वर को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित रखते हैं, बिना किसी इच्छा के, है ना, कि मुझको ये चाहिए इस तरीके से, तो खुद को पूरा ईश्वर में लीन कर देते हैं। इस तरह के हमें भक्ति आंदोलन दिखाई देती है भारत के पश्चिम भाग में इस समय। और इसमें हमें किसकी भक्ति दिखाई देती है, कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, उनकी आराधना की जा रही थी। तो क्योंकि उसका प्रभाव था, इस वजह से यहाँ पर हमें काफी सारे चित्र किससे रिलेटेड दिखाई देते हैं, इन ईश्वर से रिलेटेड दिखाई देते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चित्रकारियां अभी दिखाई देंगी जहां पर आपको वैष्णव संप्रदाय जो थे, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड जो स्टोरीज थी उनकी चित्रकारी या उन्हें उकेरते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलकर यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला, जिनमें से कृष्ण विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी की गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस समय की जो कला है ना, उस पर किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो स्टोरी है, और इसमें स्पेसिफिक किसको, कृष्ण को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और ये पूरे नॉर्थ में आगे फैलेगा। बोल रहे कि कृष्ण की पूजा केवल एक ईश्वर के रूप में ही नहीं बल्कि कृष्ण भगवान की पूजा या फिर उनकी आराधना एक आदर्श प्रेमी के रूप में। आदर्श प्रेमी क्या होता है, आदर्श प्रेमी का मतलब है कि जहां पर आपके अंदर कोई चाह ना हो, आप जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए खुद को सुपुर्द कर दे, पूरी तरह से न्यौछावर कर दे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, है ना। जैसे सबके मन में कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, इवन जो पेरेंट्स बच्चे का लव भी होता है वो एक एक्सपेक्टेशंस वाला ही होता है ना। आपके पेरेंट्स का आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चा हमारा लायक बने, पढ़े लिखे, सेल्फ डिपेंडेंट हो, कुछ तो है ना। और आपका भी अपने पेरेंट्स है कि मेरे पेरेंट्स मुझको प्यार करें, या कोई भी, वहां आदर्श वाली सिचुएशन आती है जहां जीरो एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस भगवान ने भर रखे हैं अलग टाइप के। तो कृष्ण जो है, इसीलिए इन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं, ये आदर्श प्रेमी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उनकी उपासना इस रूप में भी किया जाता है। प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था। यहाँ भावना और रहस्यवाद का एक मनोहारी समन्वय प्राप्त होता था। तो ये देखो किस तरह से दिखाया गया है इस पिक्चर में। ये भी एक पेंटिंग है उस समय की, और इसमें चित्रकारी में प्रॉपर दर्शाया गया है कि कृष्ण है, उनके चारों ओर गोपियां हैं,
और इस पर उस समय की कला दर्शाई जा रही है कि देख रहे हो ये जो दुपट्टे इनके किस तरह से बलून टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे, कोनिकल नीचे से शेप बनाते थे। मैंने पहले भी पढ़ाया था, इस वाले रीजन में काफी फल फूल रही थी जो जैन शैली उस गुजरात में, उसका प्रभाव हमें राजस्थानी शैली पर भी दिखाई दिया, जिसमें जो ये आप इन दुपट्टे में देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर्स में। तो इस तरह से काफी ब्राइट कलर्स भी यहाँ पर यूज किए जाते थे, जिसमें रेड येलो बहुत डोमिनेंट में होता था। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर जो कृष्ण है, कृष्ण राधा दोनों को दर्शाया गया, जहाँ पे कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना जाता था कि पूरे संसार का जो क्रिएशन है, जो रचना है, वो पूरा किसने किया है? कृष्ण भगवान ने किया है। और संसार में जितने भी जीव, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, उनकी रचना भी इनके द्वारा की गई है। और साथ ही राधा जो है वो मानवीय आत्मा का प्रतीक है, अपने को उनमें समाहित होने के लिए को उद्यत दिखाती है कि किस तरह से उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। वही सेम वैसा वाला ही प्यार जिसमें आपका कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो वो प्योरिटी को दर्शाते हैं, है ना। राधा कृष्ण हम हमेशा उनका नाम लेते हैं, विवाह नहीं, लेकिन हमेशा उनकी बात की जाती है क्योंकि वहां पे लव जो है वो प्योर है, वो एक मैरिज जैसे रिचुअल से भी ऊंचा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण के आत्मत्याग को चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर एक गीत गोविंद चित्रकला के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर इस तरह से चीजें दर्शाई जा रही हैं। ठीक है, गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। अब जो चित्रकार थे ना, चित्रकार अपना चित्र कहीं से उठाते थे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली जो राइटर्स इस समय बहुत सारे साहित्यों की रचना कर रहे थे, बहुत सारी किताबें लिख रहे थे, उन किताबों में इस तरह के हमें धार्मिक तत्व भी दिखाई देते हैं। तो जो चित्रकार होते थे ना, वो उनकी कहानियों को उकेरा करते थे चित्रों के रूप में। तो यहाँ पर ऐसी ही एक रचना की जिक्र की गई है, गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो हमें पता है कि बंगाल वाला जो रीजन था, वहां पर हमें सेन राजाओं का रूल दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मण सेन थे ना, उनके दरबार के कवि थे। और ये जो जयदेव थे, इनके द्वारा जो साहित्यिक रचना की गई थी उसका नाम है गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आगे भी कुछ लोगों का नाम लिखेगा, मैं वन बाय वन थोड़ा सा फैक्ट आपको लिखवा देती हूँ, एग्जाम के लिए ध्यान रखना है इसको। वैसे फैक्ट तो बहुत सारे हैं, सब कुछ आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है किसके बारे में? गीत गोविंद के बारे में। ठीक है, गीत गोविंद किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? लक्ष्मण सेन राजा के दरबारी कवि जयदेव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा सा फैक्ट जो है कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने इस साहित्य की रचना की, किस राजा से उसका संबंध था, कौन सा टाइम पीरियड था, और क्या उसने इसमें दर्शाया है। जैसे बोला है ना कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई है राधा कृष्ण के बारे में या दर्शाते हुए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कवि जयदेव द्वारा रचना की गई है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। 12th सेंचुरी दिखाई दे रहा है, और कौन सा रस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे? श्रृंगार रस की प्रधानता। ये मैंने नीचे लाइन में इसलिए लिखवाया कि इसको आप नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, उतना एटलीस्ट बेसिक याद रखिए। ठीक है, अब गीत गोविंद के बाद दूसरी बात कर रहा है किसकी? भानुदत्त की। भानुदत्त ने 14वीं शताब्दी में कलाकारों के एक और अन्य प्रिय संस्कृत ग्रंथ रस मंजरी की रचना की। तो भानुदत्त ने एक जो साहित्य की रचना की उसका नाम था रस मंजरी। कलाकारों ने इस पर भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको वर्णन करने के लिए। भानुदत्त बिहार के रहने वाले मैथिली ब्राह्मण थे। रस मंजरी का अर्थ है रस मंजरी, मंजरी मतलब वो गुलदस्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आनंद का गुलदस्ता। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक और नायिकाओं के भेद का भी विवरण मिलता है।
ठीक है, मतलब नायक नायिका मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उम्र के अनुसार बाल, तरुण, प्रौढ़, आंगिक विशेषताओं के अनुसार पद्मिनी, चित्रिणी, सांखिनी, हस्तिनी आदि, भागवत विशेषताओं के अनुसार खंडित, वासक सज्जा, अभिसारिका व उत्का आदि। यद्यपि इस ग्रंथ में कृष्ण का उल्लेख तो नहीं हुआ है, फिर भी चित्रकारों ने उन्हें प्रतिनिधि या आदर्श प्रेमी के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। तो एक और हमें फैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है कि इस समय के चित्रकार जो है वो भानुदत्त की रस मंजरी पर भी काफी चित्र उकेर रहे हैं। और भानुदत्त की रस मंजरी जो है वो बेसिकली नायक नायिका या पुरुष और स्त्री में जो भौतिक डिफरेंस है वो बताने की कोशिश कर रही है। इस बुक में नहीं बताया कृष्ण के बारे में, लेकिन फिर भी इसका वर्णन करते हुए कृष्ण को आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रकार दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 14वीं सदी का भानुदत्त का रस मंजरी, ये भी एक फैक्ट है। आप चाहो तो वैसे चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, रस मंजरी। बिहार के ब्राह्मण भानुदत्त द्वारा रचना, जिसमें नायक और नायिकाओं का नायक और नायिकाओं में भेद दर्शाया गया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इतना इतना ही। देखो अभी सब कुछ ये सब याद करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आगे बढ़ना है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का अर्थ क्या है? रसिक या पारखी को आनंदित करने वाला। यह जटिल काव्यगत विवेचनों से परिपूर्ण है और इसकी रचना अभिजात्य दरबारियों के सौंदर्य भेद के उद्दीपन के लिए की गई है। कि जो उस समय अभिजात वर्ग हमें दरबार में दिखाई देते थे, बड़े अभिजात वर्ग, उनके सौंदर्यपूर्ण उद्दीपन के लिए, व्याख्या के लिए इसकी रचना की गई थी रसिक प्रिया की। ब्रज भाषा में रचित रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास थे, जो 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। रसिक प्रिया में अनेक प्रेरक अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। जैसे प्रेरक अवस्थाएं क्या होती हैं? मतलब जो कि थोड़ी सी उत्तेजना दर्शाती है। जैसे प्रेम में हम किसी को प्रेम करें तो एक अलग लेवल से एक एक्साइटमेंट होती है। अगर हम किसी से बिछड़ रहे हैं तो भी एक अलग लेवल की उत्तेजना दिखाई देती है ना? तो ये कुछ ऐसे इमोशंस है ना जो थोड़े से मतलब बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, बहुत अलग से दिखाई देते हैं। प्रेरक तत्व की बात कर रहा है, तो ये रसिक प्रिय है। इसमें इस किताब में उस उत्तेजना वाले इमोशंस को दर्शाया गया है, जिसमें राइटर बोल रहा है प्रेम है, मिलन है, वियोग है, ईर्ष्या है, विवाद है, और इसके परिणाम स्वरूप प्रेम प्रेमिकाओं में होने वाली अनबन, गुस्सा जैसी अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है कि किस तरह से उनके बीच में प्रेम होते हुए भी छोटी छोटी जो अनबन होती थी, मतलब प्यार है तो तकरार है, वो तो होगा ही ना, तो वो इमोशंस को यहाँ पे दर्शाया, इस किताब में बताया। और इस किताब को आधार बनाया है जो राजस्थानी कलाकार थे उन्होंने, और इस पर काफी सारे चित्रों का अंकन किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। रसिक प्रिया जो है इसकी रचना केशव दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, केशव दास का संबंध किससे था? ओरछा के राजा मधुकर से था। तो नेक्स्ट लिख लीजिए रसिक प्रिय। इसकी रचना कौन कर रहे हैं? ओरछा के राजा केशव दास। इसमें किसको दर्शाया गया है? उत्प्रेरक तत्वों। वो उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से हो गए? जैसे प्रेम है, मिलन है, वियोग है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें। ठीक है,
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2-2 लाइन, एक-एक लाइन हमको याद करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे बोल रहा है कवि प्रिय, यहीं पर मैं इतना आपको फोकस करवा रही हूँ, आगे मैं बहुत तेजी से निकालने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिक, जैसे अभी मैंने बोला ना बूंदी, कोटा, तो उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। जो लोग राजस्थान पीसीएस वगैरह देते होंगे उनके लिए चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ें, ठीक है। आगे बोल रहा है कवि प्रिय केशव दास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। राय परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका थी। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मास नामक प्रकरण है, जिसमें साल के 12 महीनों, जलवायु और मौसम का सटीक वर्णन हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और बुक की बात की है जो कि चित्रकारों का बहुत पसंदीदा विषय रहा है। किस बुक की बात कर रहा है? बोल रहा है कि कवि प्रिया। तो कवि प्रिया की रचना भी किसने किया है? केशव दास ने किया है। केशव दास इसमें एक प्रेम कहानी बता रहे हैं और वो प्रेम कहानी जिस गणिका या महिला से संबंध रखती है उसका नाम था राय परवीन। लेकिन राइटर फिर बोल रहा है कि इस किताब के अंत में 12 मास के बारे में बहुत डिटेल से बताया है और डिटेल से बताते हुए ये दर्शाया कि हर एक माह के परिवर्तन होने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। हर एक जो महापरिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है, मतलब हर एक मंथ वाइज, अगर 12 महीनों के परिवर्तन पे कि ये मंथ परिवर्तित हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। चाहे हम बात करें हमारे आसपास के मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल से यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर बात कर रहा है उसी की कि मौसम का बहुत सटीक से वर्णन किया है और अलग अलग महीनों में मौसम में लोगों के दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए दर्शाया गया है कि क्या क्या लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, हर महीने के बदलने पर उनके स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, आने वाले त्योहारों का उल्लेख किया गया है। केशव दास ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे नायिका नायक को राजी करती कि वह उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर ना हो। तो इस तरह के विषय जो है ना, वो हमें काफी ज्यादा हाईलाइटेड दिखाई देते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली में। तो ये भी थोड़ा सा लिख लेंगे, केशव दास की कवि प्रिया जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगला कौन सा हो जाएगा? कवि प्रिया। ये इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई थी? केशव दास द्वारा रचित, ठीक है। और ये किसकी कहानी थी? प्रेम कहानी। तो अभी हमने देखा ना राय परवीन, इनकी प्रेम कहानी के बारे में, जो एक गणिका थी, इनके बारे में दर्शाया गया है। जो राय परवीन गणिका की प्रेम कहानी को दर्शाती है, ठीक है। समझ में आया? एक चीज और हमने यहां पर देखा था कवि प्रिया में कि इसके अंतिम अध्याय में अंत में 12 माह का विस्तार पूर्वक वर्णन, मतलब मैं ये जो चीज लिखवा रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक ये रहे कि हमें क्या चीज थोड़ा सा याद रखना है, वो हमको यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज तो आप याद भी नहीं कर सकते, तो जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लेते ताकि कभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके पास में कंटेंट हो, 4-5 पॉइंट्स हो जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अगला बोल रहा है बिहार सतसई के बारे में। इसके रचनाकार बिहारी लाल है। इसमें 700 पद्य है, इसी वजह से इसको क्या बोल रहा है? सतसई। 700 पद्य है, ठीक है। इसकी रचना सूक्ति और नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसकी रचना 1667 में, कौन? बिहारी लाल ने इसकी रचना की थी, जब वे जयपुर के दरबार में, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब वो जयपुर के दरबार में एक राजा जिनका नाम था मिर्जा राजा, एक सेकेंड, हाँ, जब वो जयपुर के दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कार्य कर रहे थे, क्योंकि सतसई की कई सूक्तियों में संरक्षक का नाम आया है। तो जो बिहारी लाल थे उन्होंने इसकी रचना तो की, लेकिन बोल रहा है कि कब वो इसकी रचना करे? जब वो जयपुर के राजा के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत सारे ऐसी रचनाएं होती हैं, या बहुत सारे आपने आजकल सॉन्ग्स भी सुने होंगे जिसमें सिंगर जो है वो अपना नाम लेते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा ही था कि इस रचना में
कई जगह पर राजा के नाम का उल्लेख हुआ जिसमें जयसिंह का वर्णन था। तो हमें समझ आया कि अच्छा ये उस समय रचना है जब ये जयसिंह के दरबार में कार्यरत थे। बिहार सतसई का चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है, साथ ही साथ पहाड़ी शैली में भी इसका चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगला हमें क्या दिखाई देता है, बिहार सतसई, और इसकी रचना किसने की थी, बिहारी लाल ने की थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, एक दो और फैक्ट आएगा फिर उसके बाद से ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ही यहाँ पे लिखवा लेते हैं, बिहार सतसई, इसकी रचना कौन करते हैं, बिहारी लाल। ठीक है, ये थोड़ा सा रचनाकार और किसके दरबार से संबंधित है, तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जब ये जयपुर के राजा जो है उनके दरबार में थे, जयसिंह के दरबार में, तब इन्होंने इस तरह की रचनाएं की थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रागमाला चित्रकला रागों और रागनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। देखो कई जगह पर आपको ये टर्म दिखाई देगा, रागमाला। ठीक है, रागमाला जो है ये भी एक साहित्य है। इसमें बेसिकली राग और रागिनी, राग मेल को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक राग दिखाई देते हैं, 6 महत्वपूर्ण राग। और वो 6 महत्वपूर्ण राग कौन से हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि वो 6 महत्वपूर्ण राग के रूप में हमें भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघश्री। तो राग जो होता था ना साहित्य में, वो बेसिकली मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, रागिनी फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा ही हमें कुछ साहित्य दिखाई देते हैं जिसके यहाँ पे वर्णन किया गया है कि रागमाला चित्रकला रागों और रागिनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। ये एक ऐसा चित्रकला है रागमाला जिसमें राग मतलब मेल को रिप्रेजेंट करते हुए, रागिनी मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट करते हुए पूरा पिक्चर ड्रॉ किया जाता था। चारण और अन्य प्रेमाख्यान जैसे ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावत, इनके बारे में बात करें, जैसे साहित्य भी कलाकारों के प्रिय विषय रहे हैं। रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी महात्म्य और इस प्रकार के अन्य साहित्य भी सभी शैली के कलाकारों के पसंदीदा विषय रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको राइटर ये बताना चाह रहा था कि जो हमें कलाकार दिखाई दे रहे थे इस समय के राजस्थान में, तो उन लोगों का विषय क्या था, वो किन चीजों पर चित्र बना रहे थे। तो वो दर्शा रहा है कि बेसिकली ये सारे ऐसे साहित्य रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे एपिक्स जो हैं, महाकाव्य, वो भी उनके पसंदीदा, महाकाव्य तो देखो हर किसी के ही, हर चित्रकारों के पसंदीदा विषय रहे हैं। तो बोल रहे कि ये सारे वो पुस्तक थी जो इनके पसंदीदा विषय थे और ज्यादातर चित्र इन्हीं विषयों पर उकेरा जा रहा था, जिसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रागमाला के रूप में दिखा रहा है कि संगीत और कवियों द्वारा परंपरागत रूप में रागों को प्रेम और भक्ति के प्रसंगों में दैवीय या मानवीय रूप में देखा गया है। जो संगीतकार थे वो बेसिकली राग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, ह्यूमन के फॉर्म में, मानवीय फॉर्म में। ठीक है, और राग का प्रयोग किस में करते थे, प्रेम और भक्ति प्रसंग में, और वो राग को एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन के फॉर्म में दर्शा रहे हैं। तो इसी वजह से प्रत्येक राग को किसी विशेष अवस्था, दिन के प्रहार या ऋतु से जोड़ा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि राग जो है ना, कोई भी राग की बात होगी वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करेगा। वो राग एक लंबे समय की भी बात करता है, वो राग एक छोटे समय की बात कर सकता है, जैसे सुबह की बात, ठीक है, प्रातः राग, या फिर एक ड्यूरेशन की बात कर सकता है, एक सीजन की बात कर सकता है। तो जो राग है ना, वो एक विशेष टाइम पीरियड को शो करेगा, कोई एक अवस्था को दिखा रहा होगा, दिन को दिखा रहा, दिन का कोई समय दिखा रहा होगा या ऋतु को दिखा रहा होगा। रागमाला चित्रकला में सामान्यतः 3642 चित्र पृष्ठ है, एक परिवार के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक परिवार का एक मुखिया पुरुष राग होता था और फिर हमें उन्हें अन्य उसमें राग रागनियां दिखाई देती थी। 6 जो मुख्य राग है वो यहाँ पर आपको दर्शा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको हम देखते हैं। अब थोड़ा सा हम तेजी से चलेंगे। ठीक है, ओके, इसके अतिरिक्त
ये तो हमारे इनिशियली हम देखते हैं जो चित्रकारों के पसंदीदा विषय थे। बोले इसके अलावा भी कुछ अन्य पसंदीदा विषय होते थे जिसमें हम देखते थे दरबार के दृश्य या फिर ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रचुर संख्या में चित्र बने गए हैं। जैसे कि किसी ना किसी राजा या रियासत से संबंध होते थे ये कलाकार, तो उस राजा के दरबार के दृश्य को भी दर्शाया जाता था, ठीक है। और उनके द्वारा जो बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती थी, जैसे शिकार है, युद्ध है, विजय है, उत्सव है, वनमोज है, नृत्य है, ये सारी चीजों को भी दर्शाया जाता था। जो प्राकृतिक दृश्य होते थे ना, उनको भी दर्शाया जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दरबार के दृश्य, ऐतिहासिक घटना, प्राकृतिक दृश्य, इनको भी इस समय दर्शाया जाता था। मैं यही लिख दे रही हूं, दरबार के दृश्य, ठीक है, ऐतिहासिक घटना, और क्या हमें दिखाई देता है, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, इन्हें भी यहां पर दर्शाया जाता था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अभी देखो यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये समय की देखो एक पिक्चर है, किस तरह से इसमें दर्शाया गया है प्रॉपर। ये राग और रागिनी है, इनका पूरा सीन दर्शाया जा रहा है। इसमें देखो किस तरह से येलो और रेड कलर बहुत डोमिनेंट में दिखाई देते, बहुत हाईलाइटेड होते हैं। ज्यादातर रेड और येलो कलर का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिक सारी रियासतों के बारे में बात करेगा। अब जो हम पढ़ने वाले ना, इसमें स्पेसिफिक एक एक रियासतों की बात करेगा। जैसे मालवा चित्रकला शैली है, या बूंदी चित्रकला शैली हो जाएगी, या कोटा चित्रकला शैली हो जाएगी। अब तक जो हमने पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये क्या बता रहा है, इसने स्टार्ट किया राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में। मोला पैलेस का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। टाइम पीरियड की बात कर रहा है 16 से 19 सेंचुरी एडी के आसपास। अब ये जो चित्रकला शैली है, इसको पहले राजपूत चित्रकला शैली भी कहते थे, लेकिन जब इस पे ज्यादा रिसर्च हुआ तो पाया गया कि भाई जो ये राजपूत कला शैली है, इसमें डिफरेंस पाया जा रहा है। राजस्थान मालवा वाले रीजन में हमें अलग प्रकार की कला दिखाई दे रही है, और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार की। तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला शैली। फिर राजस्थानी चित्रकला शैली किस पर बनाया जाता था, वसली पर। किस तरह से उस पर रेखांकन किया जाता था काले भूरे रंग के, उसमें किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो क्या है भाई, काले व भूरे, किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था, तो वो हमने देखा। प्राकृतिक व बहुमूल्य जो धातु थे, उनके रंग बनाकर उनका प्रयोग करते थे। कुशल कलाकार इनिशिएट करता था, एंड भी वो करता था। लास्ट में सुलेखक उस पर कुछ लिखता था। पूरा पिक्चर बन जाने के बाद, पूरा चित्र बन जाने के कारण, अब ये किस तरह के पिक्चर्स बनाते थे, बोले वैष्णव संप्रदाय का बहुत इम्पैक्ट था। भक्ति आंदोलन चल रहा था उस मोमेंट पर। वैष्णवाइट्स के जो थे कृष्ण भगवान, उनके बहुत सारे राधा कृष्ण के चित्र हमें इस समय उकेरते हुए दिखाई दिए गए हैं। अब वो चित्र किसी न किसी बुक की कहानी को एक्सप्लेन करे होंगे। तो कुछ यहाँ पर बुक्स की बात की, साहित्य की बात की, बिहार सत्सई, गीत गोविंद, रसमंजरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बहुत सिंपल है, याद कर लोगे। इसके अलावा महाकाव्य जो हमारे एपिक्स है, रामायण महाभारत, वो होता था। जिस राजा की रियासत से संबंध रखते थे, उसके दरबार का दृश्य, उनके जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती थी, उनके दृश्यों को और प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को भी ये लोग चित्रित करते थे, ठीक है। क्या हो गया भाई ये, ठीक है। तो यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अब वन बाय वन एक एक रियासतों के बारे में यहाँ पे जिक्र करेगा। जैसे सबसे पहले मालवा चित्रकला शैली के बारे में बात कर रहा है। तो मालवा चित्रकला शैली, सॉरी, पहला हम हेडिंग डाल लेंगे मालवा चित्रकला शैली। बस इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मालवा चित्रकला शैली, आपको जैसे मन करता है आप वैसे नोट्स बना सकते हैं, चाहो तो उसका प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं। बोल रहा है इस शैली का टाइम पीरियड क्या है, 16वीं से 17वीं शताब्दी। ये वैसे भी आपको पता है कि विकास ही पूरा 16वीं से 19वीं के बीच में हुआ है। ये शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी द्विआमी, सपाट और सरल भाषा, जैन पांडुलिपियों से कुछ चित्रों को इसमें लिया गया। तो ये माना जाता है कि मालवा शैली जो है, इसका आधार क्या रहा है। तो जो जैन चित्रकला शैली, जैन चित्रकला शैली, वो इसका आधार रही है, ठीक है। समझ में आया, जैन चित्रकला शैली मैं पिछले क्लास में पढ़ा कर आई हूँ, राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में। और फिर हमने ये भी जाना था आपका दूसरा,
पाल शैली के बारे में भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही बात बता रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जैन चित्रकला शैली का इस पर काफी प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एवं विकास एक निश्चित प्रादेशिक भूभाग और उनके शासकों के संरक्षण में हुई। इसके विपरीत मालवा शैली किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई। बोल रहा है कि ये जो शैली थी ना स्पेसिफिक, इसका संबंध किसी एक क्षेत्र से नहीं था। इसका विकास हमें अलग अलग क्षेत्रों में बिखराव के रूप में दिखाई देता है। किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पत्ति नहीं हुई। यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली हुई थी। वहां यह छिटपिट रूप में मांडू, नुसरतगढ़, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि माधवदास द्वारा 1680 ईस्वी में नरसिंह शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया है। एक बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दातिया महल के संग्रह से भी प्राप्त हुए हैं। अतः संकलित चित्र बुंदेलखंड को चित्रकला का केंद्र होने का समर्थन करते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन की बात कर रहा है कि इसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में विकसित नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। स्पेसिफिक अगर हमें दिखाई देता है तो वो कौन सा वाला रीजन दिखाई दे रहा है? दतिया वाला रीजन दिखाई दे रहा है, बुंदेल वाला रीजन दिखाई दे रहा है, जिसको हम इसके केंद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है इस चित्रकला के बारे में कि दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव को चुनौती देते हुए दिखाई दी, जो कागज पे बने चित्रों के एकदम विपरीत है। अब देखो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, ध्यान रखना। बोल रहा है कि दतिया जिले में जो हमें इस राजस्थानी या चित्रकला दिखाई देती है, वो बोल रहा है कि जो भित्ति चित्र है और जो कागज पर बने चित्र हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव को चुनौती देते हैं। जो वहां पर भित्ति चित्र बन रहे थे ना, भित्ति दीवारों पर, उस पर मुगल प्रभाव नहीं दिखाई दिया। लेकिन कागज पर जब हम चित्र देखते हैं इस समय के बने हुए, तो उस पर हमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये दो स्पेसिफिक चीजें हैं कि अगर आप भित्ति चित्रों को देखोगे दतिया के, तो लगेगा कि भाई यहाँ पे मुगल्स के चित्रकला का इम्पैक्ट नहीं है। वहीं जब आप कागज पर चित्र जो केरे गए थे दतिया में, उसको देखते हो तो वहां पे मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होने लग जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस शैली में राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव इस अवधारणा का प्रमाण है कि दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घुमंतु कलाकारों से खरीदा होगा, जिन्होंने जन सामान्य में प्रचलित विषयों पर ही चित्र बनाए होंगे। तो बोल रहा है कि जब आप इस चित्रकला को देखते हैं तो जो इस चित्रकला में बोल रहा है कि ठीक है, इस चित्रकला में राजकीय संरक्षण का हमें अभाव दिखाई देता है। तो जिससे पता लगता है कि किसी राजा के द्वारा स्पेसिफिक कलाकारों को संरक्षण देके कला का विकास नहीं किया, बल्कि जो क्षेत्रीय लेवल पर छुटपुट कलाकार हमें दिखाई देते हैं, उनके द्वारा इस तरह के चित्र बनाए जा रहे थे और राजाओं के द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बोल रहा है कि अब ये क्योंकि घुमंतु कलाकार थे, तो ये इस तरह के विषयों पर ही चित्र बनाएंगे जो आम लोगों के जीवन से संबंधित होंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बस मैं इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा लिखवाना चाह रही हूँ दतिया के बारे में। यहाँ भित्ति चित्र पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं, लेकिन कौन सी चित्र पर? कागज पर बने चित्रों पर मुगल चित्रकला का प्रभाव, मुगल चित्रकला प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना बहुत है, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से इतना ज्यादा फैक्ट आपको याद करने का जरूरत है नहीं, काम का नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर इसके विषय जो है वो विषय थोड़ा सा लिख लेते हैं, विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन सामान्य के विषयों का चुनाव,
ठीक है, इन चित्रकारों के द्वारा स्पेसिफिक उन विषयों का चुनाव किया जा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यहाँ पर अगली शैली के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सी, मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ से चित्रकला की एक सतत शैलीगत परंपरा देखने को मिलती है। 17वीं शताब्दी के पूर्व से हमें ये शैली दिखाई देती है, जो करण सिंह के मुगल दरबार से संपर्क के कारण स्थापित हुई। फिर बोल रहा है कि मुगलों के साथ चले लंबे युद्ध के कारण मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र नष्ट हो गए, लेकिन आगे चलकर हमें दिखाई देता है कि धीरे धीरे इनके जो बाद के चित्र हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं, मतलब वो बचे हुए थे। ठीक है, बोल रहे हैं मेवाड़ शैली की उत्पत्ति का टाइम पीरियड ये है, और निसारदीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है जो इसकी उत्पत्ति है। इन चित्रों के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके और ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ना कि इस समय का डेटा है, इस समय इसने इसकी रचना की थी, बहुत सारे ऐसे चित्रकला दिखाई देती जहां पर प्रॉपर उल्लेख कर दिया जाता था टाइम पीरियड का, राजा का, उससे हमें ये सूचनाएं मिलती है। इससे इसके दृश्यगत सौंदर्य का पता चलता है। बोल रहे कि इसमें इनकी 17वीं शताब्दी चित्रकला शैली से काफी समानता है, जिसे हम इन रूपों में देख पाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना यहाँ पर लेकर जा रहा है रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस रूलर्स के टाइम पीरियड में हमें इसका विकास दिखाई देता है। तो अभी चित्रकला शैली के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन बोल रहे हैं कि मेवाड़ शैली का जो विकास हुआ है वो हमें दिखाई देता है स्वदेशी शैली करण सिंह के मुगल दरबार से संपर्क के कारण वहां से इनिशिएट हुआ था। ठीक है, इनिशियली तो ये बहुत परिष्कृत नहीं थी, अपरिष्कृत थी, आगे चल के इसका डेवलपमेंट हुआ। बोल रहा है कि परिष्कृत कब हुआ, तो वो राजा जगत सिंह के टाइम पीरियड में हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो मेवाड़ शैली के बारे में, 2-4 पॉइंट डाल लीजिए आप। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली के बारे में दर्शाया जा रहा है क्या, कि करण सिंह और मुगल संपर्क से अपरिष्कृत रूप का विकास। ठीक है, फिर हमें परिष्कृत रूप इसका कब दिखाई देता है, तो यहाँ पे प्रॉपर ना राजाओं का उल्लेख करेगा। जैसे यहाँ पर बात कर रहा है किस राजा की, राजा जगत सिंह। इसके काल में चित्रों में परिष्कार आया, मतलब थोड़े अच्छे तरह के हमें चित्र दिखाई देते हैं। यह परिष्कार प्रतिभा संपन्न कलाकारों, साहिबदीन और मनोहर के कारण आया, जिन्होंने चित्रकला को जीवंतता प्रदान की और मेवाड़ी चित्रकला की परिभाषा गढ़ी। बोल रहे कि इस समय राजा जिन महत्वपूर्ण कलाकारों को संरक्षण दे रहे हैं, उन कलाकारों में हमें साहिबदीन और मनोहर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 कलाकार थे, इन्होंने इस चित्रकला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और जीवंतता प्रदान की। ठीक है, साहिबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण के युद्ध कांड का चित्रण किया, जिसके एक पृष्ठ का विवरण यहाँ पर दर्शाया भी गया है। ठीक है, वहीं आगे बात कर रहा है, ये देखो प्रॉपर ये एक सीन दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और एक बहुत बड़ा जो एक दृश्य है उसको किस तरह से एक छोटे से जगह पर समेट कर रख दिया। अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा दृश्य है, और बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रामायण का बालकांड। जगन्नाथ एक अन्य विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिन्होंने 1719 में बिहारी सत्साई नामक चित्रावली चित्रित की। उसके बारे में हम पढ़कर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड चित्रावलियां ये चित्रित कर रहे हैं। अन्य ग्रंथ हरिवंश, सूरसागर, ये भी इनके महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। विलक्षण एवं दक्ष चित्रकार साहिबदीन द्वारा चित्रित रामायण युद्ध कांड का एक अध्याय है, जिसके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। बोल रहा है कि युद्ध की विभीषिका उन्होंने दर्शाने के लिए तिर्यक रेखाओं का प्रयोग किया हुआ है। तो बेसिकली क्योंकि वो रामायण युद्ध कांड दर्शा रहे हैं, तो उसको वॉर हो रहा है ना, तो उसकी विभीषिका दर्शाने के लिए उन्होंने कला में कुछ चीजों का प्रयोग किया है, जो अपने आप में यूनिक है। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय साहित्य से दरबारी क्रियाकलापों की ओर स्विच हो गया, जो ये मेवाड़ चित्रकला है। ठीक है,
और उसके बारे में ज्यादा ये दर्शाने लग गए। इनके द्वारा चटक रंग जैसे लाल पीले रंगों का प्रयोग हमें इस समय दिखाई देता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा जो उदयपुर के समीप है और वैष्णव धर्म का गढ़ था, चित्रशाला के रूप में परिवर्तित हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेवाड़ चित्रकला में थोड़े से हमें वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक का पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा ऐसा ही, ये चैप्टर आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट देखते हुए चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर राजा जगत सिंह के बारे में बात कर रहा है, परिष्कृत किसके संरक्षण में हुई? राजा जगत सिंह के संरक्षण में। अब इनके संरक्षण में जब ये परिष्कृत हो रही है तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के नाम का जिक्र है जिनका संबंध मेवाड़ चित्रकला से था। उन चित्रकारों के नाम की बात कर रहा है, कौन कौन है? तो साहिबदीन है, मनोहर है, और एक और चित्रकार का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 चित्रकारों का जिक्र मिलता है, साहिबदीन, मनोहर और जगन्नाथ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है, साहिबदीन, मनोहर और जगन्नाथ, ये ऐसे चित्रकार थे जिनके द्वारा इस मेवाड़ चित्रकला को एक्चुअल में स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। फिर बोल रहा है कि आगे चल के ये जो चित्रकला थी, जो कि कुछ महत्वपूर्ण साहित्य थी, उनसे ये स्विच हो गए और स्विच होकर ये विषय, इनके विषय क्या रहे, तो ये ध्यान रखना है, साहित्यों से विस्थापित हो, किधर चले गए? आपका दरबार पर, दरबार की ओर, मतलब दरबार की ज्यादा ये लोग चित्रें बनाने लग जाएंगे। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि इन पर किसका इंपैक्ट पड़ता है। तो बोल रहे 17वीं शताब्दी के अंत में नाथ द्वारा जो उदयपुर के समीप और वैष्णव धर्म का गढ़ था, चित्रशाला के रूप में परिवर्तित किया गया। बोल रहे चित्रशाला, चित्रशाला जहाँ पे सारे चित्रकार रहते थे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे, चित्र सीखते थे, ये सारा काम करते थे। विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर भगवान श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े पर चित्रित हुए, जिन्हें पिछवाई कहा जाता था। ये देखो, ये पिछवाई का एक पैटर्न शो कर रखा है। पिछवाई बेसिकली क्या होता था कि कपड़ों पर, ये बैकग्राउंड देख रहे हो, इस तरह के बैकग्राउंड वाला ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर जो है वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हम देखते हैं कि विष्णु के चित्रों को उकेरा जाता था, जिसके लिए यहाँ पे श्रीनाथ टर्म यूज किया जा रहा है। विष्णु के ही अवतार या उनके लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाथ द्वारा जो है वो चित्रशाला के रूप में विकसित होता है, और साथ में पिछवाई, जो पिछवाई तकनीक का ये प्रयोग करते हैं। नाथ द्वारा चित्रशाला के रूप में विकसित। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर देखा क्या एक टर्म यूज कर रहा है, पिछवाई। पिछवाई क्या है? जिसमें कपड़े पर एक बैकग्राउंड के साथ में कपड़े पर चित्रित होते हैं बड़े बड़े चित्र, जिसमें एक प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, कुछ ऐसा काला या फिर नीले रंग का। ठीक है, तो कपड़े पर चित्रित हुए जो श्रीनाथ भगवान है उसको दर्शाया जाता था, उसके लिए टर्म यूज कर रहा है क्या, पिछवाई। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष और दरबारी होने लगा। अब ना केवल छवि चित्रण बल्कि हम देख रहे हैं बृहदाकार आकर्षण दरबारी चित्र भी हमें दर्शाया जा रहा है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फिर बोल रहा है एक पृष्ठ महाराजा जगत सिंह द्वितीय को चित्रित करता है, जिसमें वे बाज का शिकार कर रहे हैं। मतलब दरबारी चित्र को कैसे दर्शाया जा रहा है, तो बोल रहा है कि एक हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरह से राजा जो है बाज का शिकार कर रहे हैं, उसको दर्शा रहा है कि वो शिकार करने के लिए प्रॉपर भ्रमण पर जा रहे हैं। ठीक है, बस यही है, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बेसिकली मेवाड़ चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा, आपको ये 4-5 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। सबसे पहले कि इनिशियल फेज हमें करण सिंह के टाइम पीरियड, इसका जो परिष्कृत रूप है वो जगत सिंह के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। जो महत्वपूर्ण कलाकार थे वो हमने देखा, महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में देखा। इनके जो विषय थे, पहले वही जो हम साहित्य पढ़कर आए वही साहित्यिक विषय थे, बाद में स्विच होकर दरबार की ओर दरबारी विषय इनके स्थानांतरित हो जाते हैं। और पिछवाई जो है वो हमने देखा किस तरह कपड़े पर
श्रीनाथ की बड़ी आकृतियां उकेरी जाती थी। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बूंदी चित्रकला शैली। फटाक से इसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगली जो शैली है इसको हम बोलते हैं बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, बूंदी में 17वीं शताब्दी में एक बहुसृजनात्मक और विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपने उत्तम रंग योजना और उत्कृष्ट औपचारिक अभिकल्प के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, बूंदी रागमाला को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है, जिसका चित्रण चुनार में हुआ था इस राजा के टाइम पीरियड में। तो हमें इसका जो स्पेसिफिक चीज दिखाई देता है क्या, उत्तम रंग योजना। बूंदी चित्रकला शैली में उत्तम रंग योजना का प्रयोग हो रहा था, जो कि इसकी विशिष्टता थी, जो इसको दर्शा रहा था। इनिशिएट ये हमें किस राजा के टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है, तो बोल रहा है राजपूत शासक भोज सिंह के टाइम पीरियड में बूंदी रागमाला शैली का विकास हुआ। रागमाला हम ऑलरेडी देख कर आए हैं राग रागिनी के बारे में। तो राजपूत राजा था भोज सिंह के काल में बूंदी रागमाला ठीक है। रागमाला बेसिकली क्या होता था, जहां पर राग को लव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था, और राग के राग रागिनी ये हमें अलग निकलते हुए दिखाई देते थे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से दो शासकों के संरक्षण में हुआ। एक बोल रहा है राव छत्रसाल और दूसरा बोल रहा है राव भाव सिंह। ठीक है, तो मैं बस इनके नाम लिखवाऊंगी, आपको बस ऐसे देख लेना, देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो राव छत्रसाल, राव छत्रसाल। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट भाव सिंह। अब देखो राव छत्रसाल जो है, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्ति किया था और इन्होंने दक्कन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके टाइम पीरियड में काफी ज्यादा विकास होता है इस कला शैली का। दूसरा बोल रहा है भाव सिंह, जो एक उत्साही और भोगलिप्त संरक्षक था। इनके समय भी काफी सारे छवि चित्र वगैरह बनाए गए थे, और तिथि युक्त चित्र का मतलब है काफी सारे चित्र थे जिसमें डेट्स मेंशन थी। ठीक है, तो राव भाव सिंह, इनके काल में चित्रकला का विकास होते हुए दिखाई देता है। पूरा ऐसे हायरार्की शो कर रखा है। फिर बोल रहा है आगे, इनके उत्तराधिकारी हुए अनिरुद्ध सिंह। इनके समय में भी इस शैली का रचनात्मक विकास हुआ। बुद्ध सिंह, जिनकी दाढ़ी मूंछ युक्त छवि कई चित्रों में दिखाई देती, उन्होंने भी इसके विकास में योगदान दिया। तो ये क्या है, ये डेटा है, इसको याद करने का मेरे को नहीं है कुछ फायदा है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो। अनिरुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह, ये पूरा दिखा रखा है कि किस तरह से इन सब ने इस कला शैली को संरक्षण दिया। अनिरुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह। ठीक है, धीरे धीरे इन सब के टाइम पीरियड में ये जो बूंदी कला शैली है, इसका हमें विकास होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अनेक राजनीतिक विवादों, 4 बार पदच्युत होने के बावजूद चित्रकला के विकास में हम देखते हैं योगदान रहता है बुद्ध सिंह का। बुद्ध सिंह के बाद हमें दिखाई देते हैं उमेद सिंह। लंबे शासनकाल में चित्रण कार्य कुछ समय के लिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। किसके टाइम पीरियड में, उमेद सिंह, और उसके बाद से फिर डिक्लाइन होगा। तो ये अंतिम आप लिख लीजिए उमेद सिंह। उमेद सिंह के काल में हमें दिखाई देता है चित्रकला चरम पर। ठीक है, और फिर इसके बाद से धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाता है, क्योंकि राजा ही तो संरक्षण देते थे। बोल रहा है कि इन चित्रों में सूक्ष्म विवरण दिखाने की प्रवृत्ति में काफी निखार आया। छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जा रहा है। 18वीं शताब्दी में बूंदी चित्रकला में कुछ दक्कनी सौंदर्य तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। मतलब जो दक्कन वाला रीजन है, वहां के भी काफी सारे इनपुट्स इसमें लिए गए, जैसे चटक और सजीव रंगों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान रखना है, इससे आप हाईलाइट कर सकते हो, एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए चित्रों का सूक्ष्म विवरण, इस पर हमें दक्कनी
प्रभाव दिखाई देता है। दक्कन का क्या प्रभाव था कि ये लोग चटक रंगों का प्रयोग कर रहे थे। ये थोड़ा सा इसको आप बता पाओगे कि बेसिकली बूंदी चित्रकला शैली क्या थी, तो आप थोड़ा सा दर्शा पाओगे कि इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक राजा का नाम आ रहा है, उमेद सिंह के उत्तराधिकारी हुए बिशेन सिंह। बूंदी पे 48 वर्षों तक शासन किया। महान कला पारखी थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। अक्सर जंगली पशुओं का शिकार वगैरह किया करते थे। तो बोल रहे कि उनके उत्तराधिकारी हुए फिर राम सिंह। उन्होंने भित्ति चित्रों को काफी बढ़ावा दिया और जिनमें दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य, कृष्ण से संबंधित कथाओं का विशेष रूप से चित्रण होते हुए हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि बूंदी और कोटा चित्रकला, जिसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे, उसमें एक हमें कॉमन चीज दिखाई देती। वो क्या था? बहुत सारे नेचुरल जो नेचर है उसको दर्शाने का कार्य। हम देखते हैं बूंदी और कोटा इन दोनों ही चित्रकला में नेचर को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जैसे सघन वनस्पति, सुरम्य भूदृश्य हो गए, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, घनी वनस्पति है, हरियाली है, पशु पक्षी, इनको काफी ज्यादा दर्शाया जा रहा है। हाथी को दर्शाया जा रहा है, घुड़सवारों को दर्शाया जा रहा है। तो ये इन शैली में अद्वितीय रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसके अलावा बूंदी कलाकारों में एक और चीज दिखाई दी, यहाँ पर आई थिंक होगा भी। ये जो बूंदी कलाकार थे ना, हमने देखा कि इनकी कला में जो महिलाएं दर्शाई गई हैं वो थोड़ी सी छोटी, ठिगनी, कद काठी की होती थी। तो ये हमें स्पेसिफिक पॉइंट दिखाई देता है। गोल मुखाकृति होती थी, पीछे की ओर ढलवा माथा होता था। ये बेसिकली उनके फीचर्स को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर एक और जो हमें स्पेसिफिक चीज दिखाई देती है, इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मनोरम दृश्य या फिर प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया गया। बेसिकली हरियाली को ये लोग बहुत दिखा रहे थे। ठीक है। महिलाएं जो थी छोटी कद काठी, वो हमें यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाई देती है। ये वाला जो है ना, ये बूंदी कोटा दोनों जगह पे कॉमन दिखाई देता है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, बस इतना ही बहुत है। यहाँ पे पूरी कहानी दे रखी है कि वन बाय वन सारे रूलर्स के बारे में बता रखा है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। बस एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर एक रागमाला दर्शाया गया है। रागमाला बेसिकली मैंने अभी बताया था आपको, लव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी ही रागमाला का चित्र है। दीपक राग को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया है। मैंने बोला था कि राग जो है उसको मेल से रिप्रेजेंट किया जाता था, रागिनी फीमेल से। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से जो दीपक राग है वो अपनी प्रियतमा के साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए हैं, मतलब काफी देर से वो लोग बात कर रहे हैं, बहुत समय हो चुका है। उसको दर्शा रहा है वो चंद्रमा से कि जो चांद है वो पूरा, मतलब उसका डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं, येलो व्हाइट, की आधी रात से भी ज्यादा समय बीत चुका है और दीपक राग जो है वो अपनी रागिनी के साथ बैठे हुए प्रेम की बातें कर रहे हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई। तो दीपक राग को रात्रि के समय अपनी प्रियतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया है, जो 4 दीपकों की ज्योति से पूर्ण प्रकाशवान है। वहां पे 4 हमें दीपक दिखाई देते हैं। इसके बारे में डिटेल से बताया कि वो लोग घंटों तक बात कर रहे हैं और उन्हें समय का पता नहीं लग रहा है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि महल के गुंबद के ऊपर कलश के बाहर की ओर आती हुई एक पट्टी है जिस पर केवल दीपक राग लिखा हुआ है। मतलब बहुत अच्छे से जो महल का चित्र है वो भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दीपक राग का जो विशेष चित्र है यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, 12 मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय रहा है। 12 मासा मैंने बताया आपको, जिसमें 12 महीनों का डिटेल से विवरण किया जाता था। इसका पहले भी हमने उल्लेख किया है। ठीक है, तो बस ये 2 पॉइंट्स और लिख लेंगे यहाँ पर कि और इनके विषय के रूप में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? 12 मासा, सॉरी 12 मासा, ये हमें विषय के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा फिर हमने देखा दीपक राग, दीपक राग का उल्लेख, ये भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो 2 इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया। अगला यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? नेक्स्ट वन बता रहा है ये
कोटा चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली के बारे में क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम वन बाय वन। कोटा चित्रकला शैली, लास्ट में हम इसको रिवाइज कर लेंगे, बस इतना ही थोड़ा बहुत आपको देखते हुए चलना है, बहुत डिटेल में जाओगे कोई मतलब नहीं बनता है। बूंदी की कुशल परंपरागत चित्रकला शैली ने कोटा शैली को उदित किया, यानी कि इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है? आधार बूंदी चित्रकला शैली, ये इसका आधार बना है। तो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा ना, वही इसका आधार पड़ा। और दोनों में कॉमन चीज कैसे दिखाई देती है वो हमने देखा, जो हरियाली को रिप्रेजेंट करे, ग्रीनरी जो दिखा रहे, वो इनके बीच में हमें कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यह शैली शिकार के दृश्य को चित्रित करने में उत्कृष्ट थी। इसके बारे में हमें जो विशेषता दिखाई देती है वो क्या, कि शिकार के दृश्य उसको बहुत अच्छे से ये यहाँ पर उत्कृष्ट कर रही है, ये इसकी एक विशेषता दिखाई देती है, इसका एक विषय था। बूंदी और कोटा 1625 तक एक ही राज्य थे। जहांगीर ने बूंदी साम्राज्य को विभाजित कर एक भाग राव रतन सिंह के पुत्र मधु सिंह को पुरस्कार स्वरूप दे दिया, जिसने दक्कन में जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम के विद्रोह के खिलाफ वीरता का परिचय दिया था। तो बेसिकली काफी खुश हुआ था इससे जहांगीर, और जहांगीर ने क्या कर दिया था, एक हिस्सा दे दिया था। तो बोल रहे कि पहले बूंदी कोटा एक था, लेकिन बाद में जो बूंदी है इस साम्राज्य को विभाजित करके, मतलब एक ही था, बूंदी था, इसको विभाजित करके एक हिस्सा जो था कोटा, वो किसको दे दिया, राव रतन सिंह को दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूंदी से अलग होने पर जगत सिंह के शासनकाल में 1600 में कोटा ने भी अपनी अलग शैली की शुरुआत की। आरंभिक काल में बूंदी और कोटा शैली में अंतर नहीं किया जा सकता था, दोनों बहुत कॉमन थी, क्योंकि कुछ दशकों तक कोटा के चित्रकारों ने बूंदी कला को ही ग्रहित किया हुआ था। कोटा भले अलग हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वही जो पुरानी बूंदी शैली थी वही चल रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आरंभ में कोटा शैली कोई इंडिविजुअल नहीं थी, अलग सी नहीं दिखाई देती थी, वही थी जो बूंदी शैली थी, उसी का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। कुछ संरचना पूर्णतया बूंदी चित्रों से ही ले ली गई थी, परंतु मानव आकृति और वास्तुकला में इस प्रवृत्ति की गैर अनुरूपता की अतिशयोक्ति दिखाई देती। कोटा चित्रकला शैली की प्रवृत्ति ने आने वाले दशकों में आश्चर्य ढंग से अपनी विशिष्टता खुद डेवलप कर ली। पहले ये यूनिक नहीं थी, पहले ये उसकी जैसी ही लगती थी। क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं ना, उसका आधार बना, आधार इसलिए बनता है दोनों पहले एक ही। ठीक है, बाद में जब ये अलग हो रहा है ना, फिर इसने धीरे धीरे अपनी विशिष्टता डेवलप किया। ठीक है, अब यहाँ पर राजा की बात कर रहा है। राम सिंह प्रथम के समय तक कलाकारों ने पूर्ण मनोभाव से अपने विषयों की विविधता की सूची का स्तर बढ़ाया, यानी अब थोड़े से वेरिएशंस हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, उमेद सिंह 10 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर राजा बन बैठे, किंतु उनके शक्तिशाली राज्याधिकारी जालिम सिंह युवा राजा को खुश करने के लिए शिकार की व्यवस्था करते थे, जबकि वे राज्य के कार्य को नियंत्रित करते थे। इस प्रकार उमेद सिंह ने कम समय में स्वयं को वन्य जीवों और जुआ खेलने में व्यस्त कर लिया और अपना अधिकांश समय शिकार वगैरह में ही बिताते थे। समकालीन चित्र उनके पराक्रम कीर्तिमान प्रस्तुत करते हैं। इस समय के कोटा चित्र में शतरंज के जुनून को दर्शाया गया है। मतलब बेसिकली राजा क्या कर रहा है वो भी कई बार कलाकारों का विषय बन जाता था, जैसे यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा रूलर के बारे में बताया गया है। राम सिंह, उमेद सिंह, इनके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि चित्रकला का विकास होते हुए दिखाई देता है। राम सिंह के काल में अलग विशेषता विकसित की। ठीक है, उमेद सिंह के काल में हम देखते हैं कि कुछ राजा से संबंधित गतिविधियों को उस समय कलाकार दर्शा रहे हैं। ठीक है, कोटा चित्र विशेष रूप से सहज है। इसमें सुलेखन के निष्पादन और मुख्यतः दोहरे नयन पट में छाया अंकित करने पर जोर दिया गया। कोटा कलाकारों ने पशु और युद्ध के प्रतिपादन में, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि काफी ज्यादा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हाईलाइटेड चीज। ठीक है, शिकार के दृश्य। एक चीज और ध्यान रखना है, बूंदी और कोटा दोनों ही चित्रकला में प्रकृति के मनोरम दृश्य, प्रकृति के मनोरम दृश्यों को दिखाया गया है। ठीक है, उनको दर्शाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या यहाँ पर बात कर रहा है, कोटा चित्रकला के बारे में। इतना ही ध्यान रखना, मैं ज्यादा रूलर्स के नाम इसलिए लिखवा रही हूँ ना क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, उतना याद भी नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज और होगे, पता लगे चैप्टर ही छोड़ दोगे आप। तो इसलिए बेसिक बेसिक हमें थोड़ा सा डिफरेंस याद करते हुए आगे बढ़ना है। बीकानेर चित्रकला शैली, नेक्स्ट क्या है हमारा, बीकानेर चित्रकला शैली। इसके बारे में क्या बता रहा है राइटर यहाँ पर, राव बीका राठौर ने 1488 में राजस्थान राज्य में सबसे अधिक उन्नत राज्य बीकानेर की स्थापना की। इसके शासनकाल में अनूप सिंह ने एक पुस्तकालय स्थापित किया जो पांडुलिपि और चित्रकला का कोष बन रहा है। तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है, अनूप सिंह के टाइम पीरियड में जो पुस्तकालय स्थापित किया गया वहां पे बहुत सारी हमें इस तरह से चित्रकला मिल रही है और वो चित्रकला का कोष बन जा रहा है, मतलब काफी सारे वहां से हमें संग्रह मिल जा रहे हैं। लंबे अंतराल तक मुगलों की संगति के परिणाम स्वरूप बीकानेर में एक विशेष चित्रकला की भाषा का विकास हुआ जो मुगल शैली के लालित्य और रंग पट्टिका से प्रभावित था। तो ये ध्यान रखना है कि बीकानेर चित्रकला शैली पर मुगलों का प्रभाव रहा था, ठीक है। तो इस पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव हमें यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट राइटर क्या बोल रहा है, शिलालेख साक्ष्यों के अनुसार मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए। मतलब ये हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे पता लगता है कई सारे मुगल कलाकार इस समय पे बीकानेर आते हैं और आके वहां पर काम किया। करण सिंह ने उस्ताद अली राजा जो दिल्ली का मुख्य कलाकार था उसको नियुक्त कर दिया। तो ये जो मुगल कलाकार जो दिल्ली से मूव करके यहाँ आ रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने साथ वही मुगल कला लेकर आएंगे ना, तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। उसने उसके आरंभिक कार्य बीकानेर शैली की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगभग इस टाइम पीरियड के हैं। अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन मुख्य कलाकार था जिसकी शैली में देशज मुहावरों के साथ साथ दक्कनी और मुगल परंपरा का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। उसने इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को अपना आधार बनाया चित्रकला का और इनसे रिलेटेड ही चीजों की व्याख्या की। बीकानेर में दो तो ये थोड़े से ध्यान रखना है किन के बारे में जिक्र कर रहा है, एक आपका उस्ताद अली के बारे में और दूसरा है रुकनुद्दीन। इन दोनों कलाकारों का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर रहा है, तो लिख लेते हैं उस्ताद अली और रुकनुद्दीन हमें क्या दिखाई देते हैं, मुख्य कलाकार के रूप में दिखाई देते हैं। इसके टाइम पीरियड में हमने अभी देखा कि किस तरह से देशज मुहावरों के साथ में वो यूज कर रहे हैं दक्कन और मुगल कला का, ठीक है, उसका समन्वय हमें दिखाई देता है। फिर बोल रहा है आगे कि बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये एक टर्म यहाँ पर यूज कर रहा है जिसके लिए बोल रहा है मंडी। ये पूछा जा सकता है, स्टार बना लोगे, मंडी क्या होता था। मंडी बेसिकली टर्म यूज किया जा रहा है। बीकानेर में चित्रशाला बनाने की परंपरा थी। चित्रशाला जहां पर सारे चित्रकार रहते थे, सारी अपनी एक्टिविटीज करते थे। तो बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा थी जिसे मंडी कहा जाता था, जहां कलाकारों का समूह मुख्य चित्रकारों के निर्देशन में चित्र रचना करते थे। एक उनका लीडर होता था, वो सब बोलता था और बाकी सब उसके हिसाब से काम करते थे, ठीक है। शिलालेखों में ये सूचना मिलती है कि रुकनुद्दीन इब्राहिम नाथू इनमें से कुछ व्यवसायिक चित्रशालाओं को समझाते थे। व्यवसायिक चित्रशाला मतलब समझ गए कि वहां पर जो चित्रों का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको बेसिकली सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो बोल रहा है कि कई सारे ऐसे हमें चित्रकार दिखाई दे जो इस तरह के व्यवसायिक चित्रशालाओं का बीकानेर में मैनेजमेंट कर रहे थे। कुछ मंडियां अनूप सिंह के शासनकाल में अस्तित्व में आई थी। चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेखविद जो होते थे, ठीक है, तो बोल रहे कि किस तरह से जब चित्र पूर्ण होता था तो उसके बाद से दरबार के अभिलेख विदों के द्वारा उन पर कलाकारों का नाम लिख दिया जाता था कि किसने इसकी रचना की है और साथ साथ में उसकी तिथि या समय का अंकन कर दिया जाता था, ठीक है। इसकी वजह से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल पाई है कलाकारों के बारे में या फिर तिथियों के बारे में कि उसका संबंध किस टाइम पीरियड से है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं। मंडी, मंडी किसके लिए यूज किया जाता था, चित्रशाला
जहां मुख्य चित्रकार की देखरेख में अन्य चित्रकार कार्य करते थे। और यहाँ पर हमें दिखाई देते कई सारे इस तरह के व्यवसायिक मंडियों का या चित्रशालाओं की स्थापना भी होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई कि आगे बोल रहे बीकानेर शैली के कलाकार के छवि चित्रणों की छवि चित्रण ये करते थे उसकी प्रथा अद्वितीय है और उनमें से बहुत से चित्रण ऐसे हैं जिसमें उनकी वंशावलियों की जानकारियां भी शामिल है। उन्हें उस्ताद कहा जाता था। रुकनुद्दीन ने कोमल रंगों की तान से अति सुंदर चित्र बनाए हैं। तो बेसिकली छवि चित्रण में ये पारंगत थे। कोमल रंगों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। मानव आकृतियों में चेहरे सुंदरता के साथ सुडौलित रूप में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं, इनकी विशेषता है जो हमें बीकानेर आर्ट में दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। तो जो चेहरे की सुंदरता है उसको दर्शाना, छवि चित्र में ये काफी पारंगत थे। इसके अलावा कोमल रंगों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर लिख लेंगे चेहरे को सुडौल रूप से ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा छवि चित्रण में पारंगत हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक चेहरे को सही तरीके से सौंदर्य रूप से दर्शाना छवि चित्रण इनके द्वारा किया जा रहा था। ये कुछ हमें इनकी विशिष्टताएं और कोमल रंग का भी साथ में ये प्रयोग कर रहे थे। जैसे कहीं कहीं हमने देखा ना चटक रंग का प्रयोग करें, इनके द्वारा जनरली कोमल रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रकला शैली। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है, बहुत छोटा सा है, इसको देखकर फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जयपुर वाला आई थिंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किशनगढ़ चित्रकला शैली। इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है कि व्यापक रूप से राजस्थान की लघु चित्रकारियों में सबसे अधिक किशनगढ़ शैली के चित्र हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, लघु चित्रकारी हमें विशेष रूप से दिखाई देती है। ठीक है, और साथ में ना ये जो जो चित्र बना रहे थे उसमें धनुषाकार भौ, इस तरह से धनुष के आकार में भौ जो बना रहे थे उसके लिए विशेष रूप से उल्लेख इनका होता है। गुलाबी रंग की आंखें, झुकी हुई पलकें, इस तरह से ये लोग आकृतियां दर्शा रहे थे, चेहरे की बनावट दर्शा रहे थे। ठीक है, जोधपुर के राजा के जो पुत्र थे उनमें से एक ने इस किशनगढ़ की स्थापना कराई थी और 7वीं शताब्दी के मध्य में मान सिंह के संरक्षण में कलाकार पहले से ही किशनगढ़ दरबार में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे वहां की एक चित्रकारी को दर्शाया गया है। पूरा आगे चल के इसमें हमें दिखाई देता है कि गहरे रंग, मनोरम दृश्य, ये सब दिखाई देते हैं। तो ये मान सिंह के काल में कलाकारों का उद्भव हमें दिखाई देता है। ठीक है, और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे धनुषकार भौ, गुलाबी रंग की आंखें, ये सब जो है छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये सब यहाँ पर दिखाकर दर्शा रहा है कि इस आर्ट में क्या डिफरेंट चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, इनके द्वारा मनोरम दृश्य चित्रों का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि दरबारी चित्र जो है उसका भी अंकन दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मनोरम दृश्य चित्रों का उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर बताया गया किसके बारे में, जोधपुर चित्रकला के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेना है। 16वीं शताब्दी में मुगलों की राजनीतिक उपस्थिति से उनकी सौंदर्यात्मक दृष्टि का प्रभाव हमें इन पर दिखाई देता है। जोधपुर चित्रकला में बोल रहा है स्वदेशी लोक शैली संस्कृति इतनी व्यापक और गहरी पैठ की हुई थी कि उसका प्रभावी हावी नहीं होने दिया गया। अधिकांश संग्रहित चित्रों में जो लोकल आर्ट है ना वही प्रचलित रहा।
तो मुगल्स का यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दिया, लेकिन उसको इन्होंने हावी नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच के साथ ही ये इसे लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन चित्रों की रचना की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य में जसवंत सिंह के काल में हुई। छवि चित्रण, दरबारी जीवन प्रदर्शित करना हमें यहाँ पे मुख्य रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट, जोधपुर चित्रकला शैली। जोधपुर चित्रकला शैली, मुगल शैली का प्रभाव लेकिन हावी नहीं। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड में हमें यहाँ पर इसका विकास होते हुए दिखाई दे रहा है, राजा जसवंत सिंह के टाइम पीरियड में। ठीक है, राजा जसवंत सिंह के काल में विकास। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, छवि चित्रण, छवि चित्रण और दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको देखो लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, सिर्फ मैं ऐसे दो तीन पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ जिसकी वजह से आप इसको समझ पाए, मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि छाया चित्रों के आगमन तक एकमात्र हमें दिखाई देता है कि जो दरबारी चित्र बन रहे थे, छाया चित्रों के आगमन तक हमें दिखाई देता है उनका ही एकाधिकार बना रहा। फिर बोल रहा है आगे चलकर हमें दिखाई देता है श्रीनाथ के वल्लभ पंथ की ओर व्यक्तिगत झुकाव होने के कारण उन्होंने कृष्ण से संबंधित विषयों को भागवत पुराण के साथ विशिष्ट रूप से संरक्षित किया। आगे हम देखते हैं कि जो भागवत पुराण के जो विषय थे उसको भी इन लोग के द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बताया गया है, ओके, नेक्स्ट हमारा जो बताया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जयपुर चित्रकला शैली। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, आपका दृश्यों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात कर रहा है, लास्ट है जयपुर चित्रकला शैली, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। जयपुर चित्रकला शैली बोल रहे जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति उसकी पूर्व राजधानी आमेर में हुई। जयपुर बाद में बना था, आमेर में ही इस शैली का विकास होता है। और जो मुगल राजधानी आगरा और दिल्ली से सभी बड़े राजपूत राज्यों से निकटतम थी। देखो जो आमेर था ना वो बहुत बोल रहा है कि उस समय इस कला शैली का विकास हुआ और वो काफी ज्यादा निकट हमें दिखाई देता है। जो आगरा है, दिल्ली है, ऐसे बड़े राजपूत राज्यों से इसका हमें निकटतम संबंध दिखाई देता है। शुरुआती समय से ही जयपुर के शासकों ने मुगल सम्राटों के साथ काफी अच्छे संबंध बनाए हुए थे, सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यहाँ पर कुछ राजाओं की बात कर रहा है कि कुछ ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे थे जो कि मुगल शासकों के घनिष्ठ मित्र भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सवाई जयसिंह का उल्लेख किया है कि सवाई जयसिंह के टाइम पीरियड में एक्चुअल में उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की जयपुर, जयपुर को उन्होंने विकसित किया, आमेर से जयपुर गए। उनके शासनकाल में जयपुर जो चित्रकला शैली वो काफी संपन्न होती है। कुछ मुगल कलाकारों ने अपनी चित्रशाला का हिस्सा बनाने के लिए उनको वहां से उठाकर दिल्ली लाया गया। वो वैष्णव संप्रदाय के प्रति आकर्षित हुए। राधा कृष्ण के विषय पर जयपुर कला शैली में हमें काफी सारे चित्र दिखाई देते हैं, जिसमें रसिका प्रिय, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला, ये सब हम ऑलरेडी पढ़कर आए। वो उनके साहित्यिक विषय रहे हैं, आधार रहे हैं उनके चित्रकला का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जयपुर चित्रकला शैली का एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देख रहे हो आप कैसे वही जो कृष्ण जी का जो ग्वाला वाला वो पूरा एक गांव का सीन है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर वो सारी गोपियां हैं, उधर इधर गायों को दर्शाया गया, पूरा ग्रामीण संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि छवि चित्रण भी उनके समय में बहुत लोकप्रिय था। और एक निपुण चित्रकार साहिब राम उनकी चित्रशाला का हिस्सा था। मोहम्मद शाह एक और अन्य कलाकार था। तो दो एक कलाकारों का यहाँ पर जिक्र कर रहा है, साहिब राम का, मोहम्मद शाह का। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा एक दो पॉइंट नोट कर लेते हैं। जयपुर चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली क्या बोल रहा है ये,
इसका आधार क्या था? या आमेर में शुरुआत हुई थी इसकी, आगे सवाई जयसिंह के काल में जयपुर में विकसित हुई। ठीक है, फिर राजपूत राजाओं के इनके मुगलों से सौहार्दपूर्ण संबंध, अतः उनके कलाकारों, मुगल कलाकारों के द्वारा चित्रशाला की स्थापना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वहां पर उन्हें बिठाया जाता था। चित्रशाला की स्थापना, ठीक है, इनके द्वारा किसका प्रयोग किया जा रहा है? छवि चित्रण। ओके, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था, तो इससे रिलेटेड जो है वहां पर हमें अंकन दिखाई देते हैं। वैष्णव संप्रदाय, ये इनके महत्वपूर्ण विषय रहे हैं या फिर लोकप्रिय विषय रहे हैं। किसका? जयपुर चित्रकला शैली। फिर बोला है सवाई ईश्वरी सिंह ने भी इसी तरह का कला संरक्षण किया। जयसिंह के बाद कौन दिखाई दे रहे हैं? ईश्वरी सिंह दिखाई दे रहे हैं। बोले कि इनके द्वारा भी ऐसे ही संरक्षण ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनके द्वारा भी आगे इसी तरह से इस जो जयपुर कला शैली थी इसको संरक्षण दिया गया और धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अपने अवकाश के क्षणों को भी चित्रित किया, जैसे हाथी की सवारी, ये सब शिकार। तो जो उनके मनोरंजन वाले दृश्य थे ना, वो भी यहाँ पर हमें पता लगता है दर्शाए गए। 18वीं शताब्दी वह समय था जब सवाई प्रताप सिंह की इच्छानुसार मुगल प्रभाव कम हुआ, जयपुर शैली को रीऑर्गेनाइज किया गया, स्वदेशी शैली का उसमें प्रभाव बढ़ा। यह जयपुर के लिए दूसरा संपन्न काल था। प्रताप सिंह आगे हमें पता लगता है 50 कलाकारों को यहाँ पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, और वे एक विद्वान कवि बहुसर्जक लेखक कृष्ण के उत्साही अनुयायी थे। उनके समय में शाही छवि चित्रण, दरबारी शान शौकत को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो और राजाओं का उल्लेख कर रहा है। एक तो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? ईश्वरी सिंह की। तो बोल रहे कि ईश्वरी सिंह के समय में हमें एक यूनिक चीज दिखाई दी कि साहित्य के साथ साथ एक नया विषय हमें दिखाई दे रहा है, अवकाश, यानी जो शिकार वगैरह करने जा रहे हैं, अवकाश के विषय इस समय में हमें प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको चित्रकार दर्शा रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं आगे प्रताप सिंह के काल में मुगल प्रभाव में कमी हुई, मुगल प्रभाव में कमी, और जो देशज था ना उसका कला में प्रभाव धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और ये खुद कृष्ण के फॉलोअर थे, तो उस तरह की चित्रकारी इनके समय में ज्यादा दिखाई देगी। और यही वो टाइम पीरियड था जब हम देखते हैं कि जयपुर शैली पुनर्निर्मित हुई और उसके चरमता का काल था। जयपुर शैली पुनर्निर्मित हुई थी, इन्हीं के समय में पुनर्निर्मित हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कई स्थानों पर छापकर भी अनेक चित्रों की प्रतिमाएं बनाई गई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सोने का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, यानी यहाँ पर चित्रकारी में हम देख रहे हैं कि गोल्ड का भी इनके द्वारा यूज किया जा रहा है। जयपुर में बड़े आकार की आकृति और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज हमें दिखाई दी जयपुर कला शैली में कि जीवंत और बड़े आकार के चित्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो बस ये था हमारा चैप्टर। थोड़ा सा ये फैक्चुअल टाइप का था, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं एक बार क्विक रिवाइज कराती हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत डूबने की कोशिश मत करिएगा कि हम प्रॉपर इसमें वर्ड टू वर्ड याद कर लें, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले हमने राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में देखा, इसका टाइम पीरियड जाना, किस पर इसका इम्पैक्ट था, वो वैष्णवाइट्स का, तो ज़्यादातर राधा कृष्ण से जुड़ी हुई यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
अगर कॉमन पूछे राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में तो आप ये बता देंगे कि हम देखते हैं वसली पे काले भूरे रंग से आकृतियां, एक मुख्य कलाकार होता था, अन्य उसका अनुसरण करते थे, लास्ट में पॉलिश किया जाता था। ये कॉमन फीचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जाना कि बेसिकली इनका विषय क्या था। चाहे आप किसी भी शैली के बारे में बात करें, जयपुर है, किशनगढ़ है, क्या बोलते हैं, बूंदी है, कोटा, इन सब पर एक कॉमन प्रभाव था इन साहित्यों का। तो इन साहित्यों का प्रभाव तो हमें दिखाई देता है, ये इनका मेजर आधार था। बाकी कुछ दरबार के दृश्य दिखा रहे थे, कुछ अन्य दृश्य दिखा रहे थे। वन बाय वन हमने डिस्कस करा मालवा चित्रकला शैली, मालवा वाले रीजन में फला फूला बोल रहा, इस पर गुजराती चित्रकला शैली जो थी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसको आप जैन शैली के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर नहीं विकसित होते हुए दिखाई देती है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का था, अलग अलग जगह पर इसका विकास हुआ, लोकल जो चित्रकार थे उन्होंने इसका विकास किया, कोई संरक्षण में किसके नहीं ये फल फूल रहा था। और जो इसमें हमें स्पेसिफिक चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, दतिया और बुंदेल, यहाँ से हमें इसके काफी सारे चित्र मिल रहे हैं। मेवाड़ शैली के बारे में देखा कि मेवाड़ शैली जो है परिष्कृत रूप में जगत सिंह के संरक्षण में हमें दिखाई देती है। इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण कलाकार दिखाई देते हैं। इनका विषय साहित्यों से विस्थापित, पहले साहित्यिक विषय था वही राधा कृष्ण प्रेम, और बाद में विस्थापित होकर दरबारी विषयों पर ये जाते हैं। नाथ द्वारा जो है वो एक लोकेशन थी जहां पर मेवाड़ शैली के लिए स्थापित किया गया था चित्रशाला, चित्रशाला जहाँ पे सारे चित्रकार रहते हैं। पिछवाई के बारे में हमने देखा किस तरह से छाप रहे थे ये लोग कपड़े पर। जो श्रीनाथ थे उनकी पिक्चर, एक बहुत बड़े बेस बैकग्राउंड होता था इनका, ब्लैक या ब्लू कलर का। बूंदी चित्रकला शैली के बारे में बता रहा है कि उत्तम कलर का प्रयोग किया। बूंदी चित्रकला शैली पे दक्कनी शैली का काफी प्रभाव था, और ये बूंदी चित्रकला शैली जो है ये कोटा शैली से काफी मिलती जुलती, क्योंकि कोटा शैली इसी से, यहीं से कोटा इससे अलग होगा, फिर वहां पे एक अलग शैली का विकास होगा। तो इसमें और कोटा शैली में काफी सारी सिमिलैरिटीज थी। वो क्या था, नेचर को काफी ये लोग हाईलाइट करते थे, ग्रीनरी काफी ज्यादा शो करते थे, पूरा एक वो दिखा रखा है क्रोनोलॉजी। मुझे नहीं लगता ये कुछ इंपॉर्टेंट है ज्यादा आपको पढ़ने का, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना किसके टाइम पीरियड में इसका विकास हुआ था, बहुत सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। इसका विषय क्या रहा था, 12 मास पर इसने काफी उल्लेख किया था बूंदी शैली ने, ये इंपॉर्टेंट है। 12 मास मैंने बताया था किस तरह हर एक मास का इंपॉर्टेंस दर्शाया गया वो पिक्चर्स के माध्यम से। कोटा चित्रकला बूंदी शैली से निकली, इनिशियली तो पूरा बूंदी शैली में ही चल रही थी, बाद में इसके चित्रकारों ने थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी डेवलप की थी, जिसमें शिकार के दृश्य ये काफी ज्यादा दर्शाते थे, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड में ये अलग से विशेषता हासिल करते हैं तो हमें पता लगता है राम सिंह के टाइम पीरियड में हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर चित्रकला शैली। यहाँ पर बीकानेर चित्रकला शैली जो है इस पर मुगल चित्रकला शैली का काफी ज्यादा इम्पैक्ट था। मंडी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मंडी बेसिकली क्या होता था, चित्रशाला के लिए टर्म यूज करते थे, जहाँ पर सारे चित्रकार बैठते थे, एक मेन उनका लीडर होता था, उनके देख रेख में वो चित्र का काम करते थे। और कुछ ऐसी मंडियां जो कि व्यावसायिक रूप से काम करती थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर है किशनगढ़ चित्रकला शैली और जोधपुर चित्रकला शैली। किशनगढ़ में लघु चित्रकारी फेमस थी। जोधपुर चित्रकला शैली जो है उस पर मुगल शैली का प्रभाव इनिशियली था, लेकिन उसने उन्हें अपने पर हावी होने नहीं दिया था। लास्ट हम देखते हैं जयपुर चित्रकला शैली। इनिशियली इसको हम आमेर चित्रकला शैली के रूप में जानते हैं, बाद में जब जयसिंह ने कैपिटल शिफ्ट किया था जयपुर में तो वहां पर इसका विकास हुआ था। और मुगलों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट था, क्योंकि इनके अच्छे रिलेशंस थे, तो मुगल चित्रकार काफी ज्यादा यहाँ पर आए रहे, उनका प्रभाव दिखाई देता है। बाद में हम देखते हैं प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में मुगल प्रभाव की यहाँ पर काफी कमी आई थी, और जो देशज होता है कला शैली वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप हुई, और इसे बोलते हैं हम जयपुर चित्रकला शैली का पुनर्निर्माण। आई होप सेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, इसको बार बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कमांड बनाओगे। जो क्लास में कराया इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, बाकी बुक पढ़ोगे उसमें ऐसे दो चार टर्म्स आपको मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे पिछवाई हो गया या फिर मंडी हो गया, ये टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका इस पर कमांड बनेगा। चलिए, बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। हो गया भेज दो।